हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे अपना एआरओ बीपीएससी की जो एआरओ की वैकेंसी आई है असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर की, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू योर मॉक टेस्ट। ओके, दिस इज आवर मॉक टेस्ट नंबर 1 विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर योर इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स के लिए आपका स्पेशली मॉक टेस्ट है। इकोनॉमिक्स के जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं आपके इस एग्जाम में, उन सबका ये मॉक टेस्ट है। ओके, चलिए स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, है ना, फर्स्ट टाइम अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां पे जाके आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के जरिए हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, सो दैट कि जो क्लास की जितनी भी पीडीएफ वगैरह होगी ना, नोटिफिकेशन होगा, नोट्स वगैरह अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, है ना। तो वहां पे जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो जाइए। अगर कोई क्वेरी है, कोई इंक्वायरी करनी है, कोई किसी भी तरीके की अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि अगर किसी बच्चे को बीपीएससी एआरओ कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर डिटेल बैचेस चाहिए, पेड बैचेस अगर परचेज करना चाहते हो, पूरा जीएस कॉमर्स पूरा कवर करना चाहते हो, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास चाहिए कि अगर लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाए, लेक्चर्स मिल जाए, तो वो सारा अवेलेबल है। देन पीडीएफ डाउनलोडेबल फॉर्म में है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, है ना, कि किसी भी मीडियम का अगर स्टूडेंट हो तो उसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आपका मॉक टेस्ट वगैरह है, 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। इनके लिए भी अगर बैचेस खरीदना है तो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, एंड अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जहां पे जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे अपनी क्वेरी डाल देंगे या फिर पेड बैचेस परचेज करनी है तो इसी लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। ऑफ चल रहा है 30% का, इट इज नॉट अ स्मॉल डिस्काउंट, है ना, ये अच्छा खासा ऑफ है, तो जरूर से अवेल करें। अगर आपको पेड बैचेस खरीदने हैं, अगर सोच रहे हैं पेड बैचेस खरीदने का, तो जरूर से परचेज कर लें। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट द योर कोर्सेज कि कौन सा फ्री वाला है और कौन सा आपका पेड बैचेस है, उसके इन्फॉर्मेशन से जैसा आप कन्वीनियंट समझे, जो आपको ठीक लगे, आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपनी क्लास पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका रीड करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल इंक्रीज द इंडियाज जीएनपी बट नॉट जीडीपी, है ना। हमने डिस्कस किया है डिटेल में, जीडीपी और जीएनपी को हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत के जीएनपी को बढ़ाएगी लेकिन जीडीपी को नहीं, है ना। तो जीएनपी और जीडीपी क्या है आपका, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, यानी कि नेशनल में हम क्या ले लेते हैं कि जो बाहर से हमारे पास पैसा आ रहा है और जो बाहर हम पैसा दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात की, इनकम की नहीं। तो बाहर से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री के रेजिडेंट, है ना, रेजिडेंट हमारी कंट्री के हैं, नागरिक है यहाँ के, लेकिन कहीं और बाहर वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सबको भी क्या करते हैं हम अपनी जीडीपी में अगर जोड़ लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा जीएनपी बन जाता है। और जीडीपी तो जानते हैं कि हमारे देश के सीमा के अंदर जितना भी उत्पादित होने वाला गुड्स एंड सर्विसेज है वो सारा क्या है, आपका जीडीपी है, ठीक है, एक साल के अंदर। तो कह रहे हैं कि कौन सी चीज जीएनपी को तो बढ़ाएगी लेकिन जीडीपी को नहीं बढ़ाएगी, है ना। जो बात अभी मैंने बताई है उसी पे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपका इन्फोसिस अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट्स सब्सिडियरी इन यूएसए, है ना, यूएसए में उसकी सब्सिडियरी है, उससे इन्फोसिस पैसे कमा रहा है। दूसरा कह रहा है एप्पल इंक, ये हमारे इंडिया की कंपनी, एप्पल इंक बाहर की कंपनी, कह रहा है एप्पल इंक अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम आईफोन सेल्स इन इंडिया, ये तो बाहर की कंपनी है तो इसको नहीं लेंगे आप। इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सेंड मनी फ्रॉम यूके, हमारे इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो कि हमको यूके से पैसे भेज रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट बिल्ड्स रोड इन दिल्ली, है ना। तो आपको इसका आंसर बताना है, आंसर कौन सा आपका सही होगा। देखिए ये तो हो गई हमारी जीडीपी की चीज, ठीक है, तो जीडीपी के बारे में हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा है कि बताइए जीएनपी को कौन बढ़ाएगा, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एक ये और एक ये। देखिए कहाँ पे है आपका आंसर ये, हाँ, जो भी लोग बी आंसर दे रहे हैं दे आर करेक्ट कि ए और सी जो है आपका क्या है, ये सही होगा कि आपका इन्फोसिस कंपनी हमारी अमेरिका में अपनी सहायक से मुनाफा कमा रही है और भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूके से अगर हमको पैसा भेजते हैं तो वो भी हमारे रेजिडेंट है, तो उनका इनकम, उनका भी जो काम किया है वो सारा हमारा हो जाएगा, है ना, हम अपनी जीडीपी में ऐड करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का लिमिटेशन बताना है एज एन इकोनॉमिक मेजर। अगर हम अपनी आर्थिक
आर्थिक उपायों को अगर देखें तो उसमें जीएनपी का लिमिटेशन क्या है, कहाँ वो फेल हो जाती है ना, ये आपको बताना है। इट इग्नोर्स द नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये आपका क्या है, यह आय वितरण को नजरअंदाज कर देता है, इसलिए आपका है। दूसरा, इट ओवरस्टेट द वेलफेयर ड्यू टू मिलिट्री एक्सपेंडिचर, है ना, ये इसमें क्या है, हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर को भी ले लेते हैं, तो इससे क्या है, हमारा क्या है, वेलफेयर जो है ये थोड़ा ओवरस्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि मिलिट्री में कभी आपका क्या है, पेंशन वाला सिस्टम है, डिफेंस में जो पेंशन वगैरह वाला सिस्टम है वो कैसा है आपका, ये डिफेंस पे, मतलब डिफेंस पे जितना भी खर्चा है वो एग्जैक्टली वेलफेयर के लिए नहीं। अगर आप वेपन बनाते हो, है ना, आप हथियार वगैरह बनाते हो, तो उसका डायरेक्ट कोई वेलफेयर में यूज नहीं है ना, तो ये वाली बात। देन इट कैप्चर्स द ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शंस, ये ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन को कैप्चर करता है, ये इसका लिमिटेशन है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये आपके पर्यावरणीय गिरावट को ध्यान में नहीं रखता। तो आपको बताना है इसके लिमिटेशंस क्या क्या है ना। अगर हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक मेजर देखें तो उसमें इसका लिमिटेशन क्या है बताएंगे। देखिए सभी में कहीं ना कहीं, जी आपका आंसर नंबर क्या है, ए जो है ये आपका करेक्ट है, क्योंकि देखिए सब में कहीं ना कहीं यहाँ पे बताए इग्नोर करता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये नेगेटिव बात हो गई। देन कहता है कि ओवर स्टेटमेंट करता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर को, सही बात है। इट कैप्चर्स द ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट को कैप्चर करना तो अच्छी बात है ना, तो ये हमारा सही होगा। एंड इट डज नॉट अकाउंट फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसको ये काउंट नहीं करता, तो ये भी तो लिमिटेशन वाली बात है। तो आपका ए सी एंड डी जो है ये आपका करेक्ट होगा। सॉरी ए सी तो करेक्ट है ना, ए बी डी जो है आपका ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन जीएनपी कैलकुलेशन। देखिए आज की आपकी क्लास जो है ना, आज की जो आपकी मॉक टेस्ट है उसमें जीएनपी का बार बार जिक्र आ रहा है। तो जीएनपी क्या है, सकल नेशनल उत्पाद, सॉरी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका, है ना। हमने ये देख लिया है कि इसमें आपको दो ही बातें याद रखनी है कि फाइनल गुड्स जितने भी हैं, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया एज वेल एज फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड से भी जितना हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं उसको भी जोड़ते हैं इन 1 ईयर, ठीक है। बस एक ही चीज, दो ही चीज हमने इसमें एक्स्ट्रा देखी कि एक तो वो नागरिक होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कंपनी हो, नागरिक होना चाहिए हमारे देश का। और दूसरी बात इसमें क्या नहीं शामिल की गई कि इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर से जो आ रहा है दोनों को हमको काउंट करना है, ठीक। तो कह रहा है कि करेक्ट कौन सा है आपका, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एक चीज होती है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब टोटल फैक्टर, है ना, और एक चीज होती है नेट। नेट लगाने का मतलब कि जितना फ्रॉम एब्रॉड आया, फ्रॉम एब्रॉड माइनस टू एब्रॉड, ठीक है, मतलब कितना हमारे पास बाहर से पैसा आया और कितना बाहर गया, ठीक है। इन दोनों को अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपको क्या बताएगा, दोनों को अगर ले लेंगे तो ये हमको क्या बता देता है, नेट बता देता है हमारा, है ना, कि नेट कितना है आपका। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा जरा बताइएगा। इट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखिए पहला ही आपका बता रहा है ना, पहला आपका बता रहा है कि इट इज डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न्ड बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स अब्रॉड एंड इनकम अर्न्ड बाय द फॉरेनर्स डोमेस्टिकली, दोनों बातें ये शामिल होंगी। देन आपका कहता है कि इट इज नेगेटिव फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए नेगेटिव है ना। सोच के बताइए इंडिया के लिए नेगेटिव है क्या, एकदम इंडिया के लिए नेगेटिव है, क्योंकि हम जितना हम इंपोर्ट करते हैं उससे कम हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारा हमेशा नेगेटिव में रहता है। देन इट इंक्लूड्स द रेमिटेंस सेंट बाय एनआरआईज, एनआरआई की तो हम बात ही नहीं करेंगे, नॉन रेजिडेंट की तो हम बात ही नहीं करते, यहाँ पे हम सिर्फ रेजिडेंट्स की बात करते हैं। इट इंक्लूड्स द ट्रांसफर लाइक फॉरेन एड, फॉरेन एड्स को ये इंक्लूड नहीं करता है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, जो भी लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं ना, ए एंड बी, दे आर करेक्ट कि ये इंडिया के लिए नेगेटिव है और इसमें हम डोमेस्टिक और एब्रॉड दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। चलिए नेट फैक्टर इनकम है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू डिराइव नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम आपका जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमको अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से अगर हमको जाना है
GNP एट मार्केट प्राइस। तो दोनों के लिए हम किस चीज को यूज करेंगे? ग्रॉस से नेट पे जाना है, ठीक है। एक फैक्टर कॉस्ट पे, एक मार्केट प्राइस पे है, तो आप किसका यूज करेंगे इसमें बताएंगे। डेप्रिसिएशन को हटा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और ऐड सब्सिडी। क्या करेंगे आप इसमें बताएंगे। देखिए फैक्टर और मार्केट है ना, अगर यहाँ पे दोनों जगह सेम चीजें होती, मतलब यहाँ भी फैक्टर होता, यहाँ भी फैक्टर होता, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन हटाने से हमारा काम चल जाता है ना। बट आपका यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि आपको बताना है एक चीज है फैक्टर कॉस्ट पे और एक चीज है मार्केट प्राइस पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमको इसमें से जी डेप्रिसिएशन भी घटाना पड़ेगा आपका, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और ऐड क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, है ना। ये सारा काम आपको करना पड़ेगा बिकॉज ये जो चीजें हैं ये अलग है, एक फैक्टर कॉस्ट पे है, एक मार्केट प्राइस पे है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड इन कैलकुलेटिंग जीडीपी। जब हम अपना जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं, इससे पहले वाली क्लास अगर आप देखेंगे ना तो वहां पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार, है ना। दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम। चलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो किस किस को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, है ना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन को करेंगे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को करेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स को एंड सब्सिडीज को। किस किस को इंक्लूड करेंगे आपको बताना है। प्राइवेट जी आपका इसमें आंसर नंबर ए जो है ये करेक्ट है आपका, यानी कि ABC तीनों आएगा। सब्सिडीज को आप यहाँ पे नहीं लेते, ठीक है। आप क्या लेते हैं, फाइनल कंजम्पशन को लेते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट्स को लेंगे एंड देन नेट एक्सपोर्ट को आप लेते हैं, ठीक ना, कि टोटल हमने नेट कितना एक्सपोर्ट किया, इन तीनों चीजों को लेंगे। सब्सिडीज को यहाँ पे नहीं लेते हम, ओके। चलिए नेक्स्ट आएंगे हम, सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे नहीं आते आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहता है कि अगर जीडीपी को हम इकोनॉमिक आर्थिक विकास को मापने के लिए अगर यूज करें, है ना, उसके इंडिकेटर के तौर पे यूज करें, तो उसका लिमिटेशन क्या है, कहाँ पे वो चूक जाता है ना, इंडिकेटर होने में। चलिए, तो इट इग्नोर्स द इनकम इनइक्वालिटी, ये इनकम इक्वालिटी को ध्यान में नहीं रखता। इट इंक्लूड्स नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन को नहीं इंक्लूड करता, इंक्लूड करता है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन को। इट डज नॉट मेजर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को नहीं लेता। इट मे नॉट अकाउंट फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर एक्यूरेटली, जो आपका अनौपचारिक क्षेत्र है उसको सही ढंग से ये अकाउंट में नहीं लेता, ठीक है। बताइएगा क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं जीडीपी की। देखिए फिर से आप वही चीजें ढूंढिए कि नेगेटिव बात कहां पे कह रही है ना। यहां पे देखिए नेगेटिव इग्नोर करता है, डज नॉट मेजर नहीं करता, मे नॉट अकाउंट। देखिए सब में कहीं ना कहीं नेगेटिव की बात आ रही है, लेकिन ऑप्शन बी जो है इसमें क्या है आपका कि ये इंक्लूड करता है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस को भी, यानी कि ये तो इसकी पॉजिटिव बात होगी, बाकी सारी नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब क्या कि लिमिटेशंस है। तो जहां भी आपका ACD आंसर आ रहा है, दिस इज द करेक्ट वन, कि ACD जो भी स्टूडेंट्स सी लगा रहे दे आर करेक्ट, है ना। आप अपना इवैल्यूएशन भी साथ साथ में करते जाएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है ना, मतलब जितना भी सही हो रहा है मतलब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। क्योंकि देखेंगे अगर आप तो क्वेश्चंस है तो एक ही चीज पे, एक ही टॉपिक से GNP से आपका पूछा जा रहा है, NNP, GNP और GDP से पूछा जा रहा है, बट वर्ड्स इतने डिफरेंट है ना कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। कि अगर आप सारे क्वेश्चंस को सही ढंग से कर पा रहे हैं मतलब आपका बहुत डिटेल में प्रिपेयर्ड है ना।
अब ये बात अलग हो सकती है कि आपका तुक्के से भी सही हो सकता है, बट अगर आपको आता है और सही हो रहा है तो इट इज अ गुड थिंग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे हम। असर्शन रीजन है आपका। असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट दिया है, रीजन उसका कारण बताया है, आपको बताना है दोनों सही है या दोनों गलत है, इसमें से कोई एक सही है कोई एक गलत है, ये बताना है। और आर ए को एक्सप्लेन कर पाता है या नहीं, ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमको देखनी है। चलिए, असर्शन कहता है, जो कथन अभिकथन है वो क्या कहता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, है ना, कांस्टेंट या फिर बेस प्राइस, दोनों में से कोई एक बात कर लीजिए, एलिमिनेट्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। कांस्टेंट प्राइस पे जब हम निकालते हैं या फिर बेस प्राइस पे तो वो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को नहीं लेता, सही बात है कि नहीं लेता। करंट वाला लेता है और कांस्टेंट वाला नहीं लेता है, हमने डिटेल में डिस्कस किया है इसको। देन रीजन बताता है कि एनडीपी जो है एट करंट प्राइस कंसिडर्स द चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओवर द टाइम, ये भी बात सही है ना, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना भी आपके प्राइस लेवल में चेंज आता है उस सबको करंट प्राइस वाले में हम ध्यान में रखते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हैं। तो देखिए आपका कहाँ पे सही है, लेकिन जो ये जो बात कही गई है ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है ना। यहाँ पे करंट प्राइस की बात की, यहाँ कांस्टेंट प्राइस की बात की, तो इसको ये एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता क्योंकि दो अलग अलग बातें हैं। तो इसलिए आपका दोनों सही तो है, लेकिन आर जो है ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उसको, या क्या एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बी आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, अगेन असर्शन रीजन है। कथन है आपका, अभिकथन है कि जो एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, कैन फॉल इवन व्हेन इट्स जीडीपी इज राइजिंग। अगर किसी कंट्री का जीडीपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है कि जीडीपी तो राइज करे लेकिन एनडीपी जो है वो तभी भी गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेट की बात कर रहे हैं ना, हमने डेप्रिसिएशन वाला फैक्टर यहाँ पे ले लिया है। दूसरी बात कह रहा है कि इफ द डेप्रिसिएशन इंक्रीजेस एट अ हायर रेट देन जीडीपी, अगर डेप्रिसिएशन जीडीपी से ज्यादा रेट से अगर आपका हो रहा है तो उस केस में क्या है कि एनडीपी डिक्लाइन करेगा। देखिए इसी बात को ये प्रूव कर रहा है ना, यहाँ पे क्या है कि जीडीपी एनडीपी में डिफरेंस किस चीज का है, डेप्रिसिएशन का, और डेप्रिसिएशन को बता रहे हैं कि डेप्रिसिएशन जब ज्यादा इंक्रीज होगा तो आपका एनडीपी डिक्लाइन ऑटोमेटिकली कर जाएगा, है ना, क्योंकि हम जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन हटाते हैं तभी एनडीपी पे आते हैं। तो देखिए दोनों बातें सही है, और आर जो है इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जीडीपी अगर ज्यादा भी रहेगा तो भी आपका एनडीपी फॉल हो सकता है ना, उसी बात को उसने एक्सप्लेन किया है। चलिए, जिनका भी ए है वो करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका मैच द फॉलोइंग है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर के बड़े फेवरेट होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में वो 4-5 चीजें आपसे पूछ ले जाएगा, है ना। तो देखिए पहला है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब है आपका, इसका मतलब देखिए। देन आपसे पूछ रहा है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एक फैक्टर प्राइस पे पूछा, एक यानी कि लागत प्राइस पे, और एक मार्केट प्राइस पे। फिर आपसे पूछा जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एंड फिर पूछा आपका एनडीपी एट फैक्टर प्राइस, ठीक है, एक लागत पे एक फैक्टर पे। तो देखिए आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है, नेट नेशनल इनकम अर्न बाय द नेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन, है ना जी, यही है आपका कि नेशनल इनकम जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे ही होता है। दूसरा बी का देखिए, बी का क्या होगा, मार्केट प्राइस पे। देखिए ये सामने सामने आपके आंसर दिए, हाँ, तो जो लोग भी ए दे रहे ना, देखिए सब ना आपका एकदम मैच कर रहा है कि जी अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से आप डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो आपको एनएनपी मिल जाएगा, ये इसके लिए और ये इसके लिए। जो भी लोग 1 दे रहे हैं दे आर करेक्ट, सीधा सीधा आपको बताया है ना। चलिए कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वही बात आपसे पूछी है फॉर्मूले के फॉर्म में, है ना। तो देखिए आपका जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का क्या मतलब है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब है कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन। अगर एनएनपी में आप मार्केट प्राइस पे है, ये भी मार्केट प्राइस पे है, इस पे अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे इसमें तो हमको क्या मिल जाएगा, सकल वाला। देखिए 1 सब जगह 1 आ रहा है, अरे ये तो सारे ये सारे ऑप्शंस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ मार्केट प्राइस है।
तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमको मिल जाएगा, है ना। फैक्टर कॉस्ट में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप हटा देंगे तो वो हमको किस पे मिल जाएगा, मार्केट प्राइस पे। एनएनपी एट मार्केट प्राइस अगर गिवन है तो ये कैसे हमको मिल सकता है कि जीएनपी मार्केट प्राइस में से, हाँ एकदम सीधा सीधा ये मैच है। देखिए कहाँ है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, दो जगह आपके एक जैसे ही आंसर्स दिए हैं, तो आप इसका ए भी ले सकते हैं और डी भी ले सकते हैं, है ना। कोई सा भी आंसर आपने दिया है यू आर करेक्ट, है ना, कि ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, यहाँ भी वही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कह रहे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसको आराम से कीजिए आप। देखिए ये भी आपका क्या है, हाँ ये भी, इसका भी जो लोग सी आंसर दे रहे हैं ना, दे आर करेक्ट, कि ये भी सीधा सीधा सामने सामने है ना। देखिए आप नोट्स अगर बनाना चाहे ना तो यहाँ से बना सकते हैं, तो सीधा सीधा दिया हुआ है, आप यहाँ से एकदम से कर सकते हैं कि एनएनपी अगर फैक्टर कॉस्ट पे है तो उसमें हमने क्या लिया है और क्या क्या हटाया है। इट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को नहीं लेते और आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी नहीं लेते, क्योंकि ये हमारी लागत में नहीं आता। ठीक, चलिए कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका रीड करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2023। ये एक नया टॉपिक है कि फिजिकल FRBM जो है एक्ट 2003, उसके की फीचर्स आपके क्या है, आपको बताना है ना। तो टारगेटिंग द जीरो रेवेन्यू डेफिसिट, ये तो कभी नहीं हो सकता, ये हो सकता है ना। डिसअलाउइंग ऑल द बोरोइंग्स सेट बाय द सेंटर, डिसअलाउ सेंटर के द्वारा डिसअलाउ, आप बोरोइंग्स को डिसअलाउ नहीं कर सकते, ये बात गलत है, ये करेक्ट है ना। टारगेटिंग द जीरो रेवेन्यू डेफिसिट हमारा हो जाए, ये टारगेट हम करते हैं। लिमिटिंग द फिजिकल टू 3% ऑफ द जीडीपी, है ना, हमारा ये रहता है कि हम 3% से 2% से 4% के बीच में अपना फिजिकल डेफिसिट को रखे, ये आइडियल माना जाता है ना, तो ये आपका सही है। देन अनेबलिंग ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, ये आपका नहीं है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, टारगेटिंग द जीरो रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल अगर यहाँ पे होता ना तो ये गलत हो जाता, मुझे लगा यहाँ फिजिकल है, दैट्स वाई। तो रेवेन्यू अगर है, रेवेन्यू डेफिसिट है, देन इट्स ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट लगा रहे हैं वो सही है ना, कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जीरो रहे एंड हम क्या करते हैं, अपने फिजिकल डेफिसिट को 2 से 4% के बीच में रखना चाहते हैं, तो 3% इसी रेंज में है, तो ये हमारा सही है, ठीक ना। चलिए कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी से बार बार आपका पूछा जा रहा है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना। तो ये क्या कहता है आपका, इसमें क्या क्या किया गया। तो रेस्ट्रिक्टिंग द प्राइवेट प्लेयर्स इन द कोर सेक्टर, कोर सेक्टर में हमने प्राइवेट प्लेयर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। देन अबॉलिशिंग द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर फ्यू इंडस्ट्रीज, ये काम हमने की थी, है ना, कि हमने सारे लाइसेंसिंग को हटा दिया बट कुछ को छोड़ के, है ना, ये बात सही है। एनकरेजिंग द FDI एंड फॉरेन टेक्नोलॉजीज, ये भी हमने क्या था, हमने FDI को बढ़ावा दिया था और फॉरेन टेक्नोलॉजी को हमने क्या किया, अपने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया। जैसे कंप्यूटर वगैरह का जो उसी वक्त आपका सबसे ज्यादा ट्रेंड आया था ना, आपका सॉफ्टवेयर्स का, वो सब हमने अडॉप्ट की थी। टेक्नोलॉजी को, कहने का मतलब टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया था। देन प्रमोटिंग पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस इन ऑल द, नहीं सारे सेक्टर्स में हमने पब्लिक सेक्टर को नहीं लाया था। तो यहाँ पे 13 का आंसर इस हिसाब से आपका क्या, हाँ जो भी स्टूडेंट दे रहे ना सी वाला, दैट इज आपका ये, और ये करेक्ट है। रेस्ट्रिक्टिंग द प्राइवेट प्लेयर्स इन द कोर एरिया, रेस्ट्रिक्शंस हमने नहीं लगाए थे, हमने लिबरलाइजेशन किया था, थोड़ा सा ढीला छोड़ा था अपनी इकोनॉमी को। देन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये नई चीज है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है 2011, उसके रिगार्डिंग कौन सी चीज आपकी सही है ये आपको बताना है, ठीक है। कह रहे इट एम्ड, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, इट एम्स टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू 25% ऑफ द GDP, है ना, हमने ये टारगेट रखा हुआ है। देन इट प्रपोज टू क्रिएट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, ये बनाए गए हैं ना कि
कि मैन्युफैक्चरिंग जोन्स हमको बनाने नेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशल जोन्स बनाए, जैसे सेज होता है ना अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वैसे ही हमने ये इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक जोन बनाया। करेक्ट। रेस्ट्रिक्टिंग द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है एज सच, है ना। एंड देन आपका फोर्थ कहता है कि इट प्रपोज ट्रेनिंग 100 मिलियन वर्कर्स बाय 2000, थोड़ा डाटा पुराना है, ये लक्ष्य था आपका क्योंकि 2011 का ही आया था ना, तो ये उस वक्त तक का टारगेट था कि हम 2022 तक क्या है 100 मिलियन वर्कर्स को हम प्रशिक्षित कर देंगे इसमें। तो ये सारी बातें आपकी सही है, बस इसको छोड़ के, यानी कि ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी जिनका है उनका करेक्ट है। ओके, चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे कि क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, है ना, कि पूरा जो संरचना है, पूरा जो ढांचा है, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम SAP इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 1991, इसी को हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बोले, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोले, इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जानते हैं हम इसको, बहुत सारे नाम से जानते हैं ना। तो उस वक्त हमने क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की थी, वही LPG वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ना, कि क्या क्या चीजें चेंज की थी हमने। तो ये क्या है आपका, इन्वॉल्व रिड्यूसिंग सब्सिडीज को हमने रिड्यूस कर दिया, एंड क्या किया हमने, कटिंग द एक्सपेंडिचर को हमने, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दिया। लेकिन जो भी बी आंसर दे रहे हैं ना आप लोग, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही है आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना, यानी कि आपका सी जो है कि हमने क्या किया था, वी रिड्यूस द सब्सिडी एंड कट डाउन द पब्लिक एक्सपेंडिचर को हमने कम किया, एंड सब्सिडीज को भी थोड़ा रिड्यूस किया, है ना, क्योंकि इकोनॉमी जो थी हमारी, हमको पूरा रिफॉर्म करना था इकोनॉमी को अपने, तो हमने ये दोनों काम किए। देन आपका सी वाला जो है ये भी करेक्ट है कि इट इंक्लूडेड द लिबरलाइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड टैक्स रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन भी हमने किया, प्राइवेटाइजेशन भी किया एंड ग्लोबलाइजेशन भी किया। ठीक है, ये आपके गलत है। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ये आपका आखिरी क्वेश्चन था आज के मॉक टेस्ट का। तो देखिए बहुत सारा आइडिया लगा होगा आपका, कुछ दो चीजें यहाँ पे आपकी नई आई हैं, एक आपका FRBM एक्ट 2003 और एक आपका इसके पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, तो इसको भी आपको स्टडी करना है, इन दोनों को भी अपने स्टडी में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कर रखा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज इन टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, एंड इफ यू वांट कि अगर इस पे और क्वेश्चंस लाए जाए या फिर इस टॉपिक को समझाया जाए डिटेल में, तो आप यू कैन डू द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दीजिएगा, तो इस पे डिटेल क्लासेस हम ले लेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। एंड जाते जाते जिन भी स्टूडेंट्स को पेड बैचेस खरीदनी है कॉमर्स की एंड योर इकोनॉमिक्स की, वो परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, किसी भी तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।